नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप में। कल आपको एक साथ 5 चैप्टर समझाए थे, कथन निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणाएं, कथन एवं कार्यवाही और कथन एवं कारण। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो मेनली पूछे जाते हैं आपके लिए। 3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क एंड कथन एवं पूर्वधारणाएं। उन क्वेश्चंस को, चैप्टर्स को स्टार्ट करूंगा। अरिहंत आर्केजा बुक का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 1 से लेके 20, 21, 22 जितने चैप्टर थे सारे करा चुका हूं। अब हम कथन वाले चैप्टर पे आ चुके हैं, तो अब हम करेंगे कथन एवं निष्कर्ष, फिर कथन एवं तर्क, फिर कथन एवं पूर्वधारणाएं। तो आज का जो चैप्टर है जो शुरू कर रहा हूं वो है कथन एवं निष्कर्ष, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पहचानने का तरीका, जैसा कि मैंने बताया कि जब ये आपको मिलेगा तो लिखा हुआ मिलेगा कथन एवं निष्कर्ष। सपोज दैट कि अगर निष्कर्ष जो कुछ और लिख दिया, वक्तव्य लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो आपको जो ऑप्शन है उन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में लिखा हुआ होगा अनुसरण करता है। निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इस तरीके से दिया गया। अनुसरण को इंग्लिश में बोला जाता है फॉलो। तो ध्यान रखना, ये पहचान है कि अनुसरण क्या करता है, निष्कर्ष करता है। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए, कौन कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा और कब कब निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, कथन में दी गई जानकारी। मतलब निष्कर्ष का मतलब यह है कि जो कथन में जानकारी दी गई है, आप जो निष्कर्ष बता रहे हो वो उसी से आना चाहिए। आप उसके अलावा कुछ अपने पास से ऐड नहीं कर सकते। कथन में जो भी लिखा है उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है, पहली चीज। दूसरा, कथन से प्रत्यक्ष रूप से आपका निष्कर्ष निकलता हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अप्रत्यक्ष रूप से निकले, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब जो साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, और जो साफ साफ दिखाई दे रहा है आप अंदाजा लगा रहे हो वो अप्रत्यक्ष। तो कथन से जो निष्कर्ष दिया गया है वो अगर प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कथन से आ रहा है, तो वो निष्कर्ष की श्रेणी में आएगा। और अगर साफ साफ नहीं पता चल रहा तो वो निष्कर्ष की श्रेणी में नहीं आएगा, वो फिर पूर्व धारणा कहलाएगा, पूर्व अनुमान कहलाएगा, अनुमान कहलाएगा, गैस कहलाएगा, तो इस चैप्टर में नहीं आएगा। तो कथन से प्रत्यक्ष रूप से आना चाहिए निष्कर्ष, दूसरी चीज। तीसरा पॉइंट, कथन अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा या सकारात्मक होगा। कभी भी ऐसा नहीं कि कथन में पॉजिटिव लिख दिया कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं और नीचे लिख दिया कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। तो कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला फॉलो नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव आएगा। क्लियर होगी, वो कथन पे डिपेंड करेगा, कथन जैसा दिया निष्कर्ष वैसा ही आएगा। तीसरी बात। चौथी बात, कभी भी अगर कथन में भूतकाल, निष्कर्ष में भूतकाल के बारे में बोल दे कि बात जब कथन में कुछ दिया और आप पुराने समय की बात बताने लगो या भविष्य की बात बोल दे, आने वाले समय की बताने लगो, तो वो आप निष्कर्ष नहीं कह सकते। क्यों? आप अंदाजा लगा लो कि पहले क्या हुआ था या आने वाले समय में क्या होगा। तो ये क्या कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो, और अंदाजा निष्कर्ष कभी भी नहीं होता। निष्कर्ष का मतलब है 100% श्योरिटी। तो क्योंकि कभी भी पास्ट की बात करोगे तो आप कंफर्म नहीं होगे, आप कुछ भूल सकते हो। आने वाले समय की बात करोगे तो भी आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ भूल सकते हो। तो पास्ट और फ्यूचर कभी भी आप नहीं बता सकते। प्रेजेंट की बात चल रही है तो वो निष्कर्ष फॉलो होगा। लेकिन अगर कथन ही भूतकाल का हो कि उसने खाना खाया था, तो कथन ही अगर भूतकाल का है तो निष्कर्ष भूतकाल में आ सकता है, या कथन ही अगर भविष्यकाल का है तो निष्कर्ष भविष्यकाल में आ सकता है। लेकिन अगर कथन प्रेजेंट में दिया और आप भूतकाल की बात करोगे या भविष्यकाल की बात करोगे तो आंसर नहीं आएगा। यानी कि पास्ट की या फ्यूचर की बात करोगे और कथन अगर प्रेजेंट में होगा तो आपका निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। चौथा पॉइंट ये था। पांचवा पॉइंट, कथन के बाहर सा, मतलब कथन के बाहर की कोई भी चीज अगर निष्कर्ष में लिखी हुई है, जैसे कि कथन में बोला कि भाई 1950 से 1980 के बीच भारत में बहुत गरीबी थी। अब मैं बोल दूं कि 1950 से पहले गरीबी नहीं थी या 1980 के बाद गरीबी खत्म हो गई, तो आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। क्यों? मैं 1950 से 1980 के बीच की बात कर रहा हूं, तो आप उसी के बीच के बारे में बता सकते हैं। उससे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, आप नहीं बता सकते। तो कथन के बाहर जो भी कुछ लिखा होगा, अगर कथन से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। जो भी निष्कर्ष होगा वो कथन से ही आना चाहिए, अपने पास से आप एक चीज भी ऐड नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में रखिएगा। छठा पॉइंट, सरकारी आदेश हो, कोई नियम हो, कोई कानून हो, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई नियम दिया हो, सरकारी कर्मचारी के द्वारा, सरकारी विभाग के द्वारा कोई भी आदेश, कोई भी नियम, कोई भी कंडीशन अगर दी जाएगी, शर्त अगर दी जाएगी, तो आप उसे अनुसरण करेंगे। सरकार के द्वारा कोई भी दिया गया आदेश अनुसरण करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये चौथी चीज। सातवीं चीज, सातवां है पूर्व धारणा अनुमान्य कार्यवाही। मतलब
कथन के नीचे अगर कोई गेस कर रहे हो, यानी कि पूर्व अनुमान निकाल रहे हो या पूर्व धारणा लगा रहे हो, तो आप अंदाजा लगा रहे हो या फिर आप कोई कार्यवाही कर रहे हो कि कथन में कुछ दिया कि भाई मलेरिया बहुत हो रहा है, आपने कहा भैया मच्छर वाले मारने वाली दवाई डाल दो, तो आपने कार्यवाही कर दी। ये कथन से निष्कर्ष कोई निकला, मलेरिया से लोग बीमार हैं, लोग अस्पताल में भर्ती, ये निष्कर्ष है ना। आपने कह दिया कि मलेरिया पे क्या करा कि बोले मच्छर मारने वाली दवाई डाल दी, इससे मच्छर मर गए, तो ये क्या हुआ, तो ये आपका निष्कर्ष नहीं हुआ, ये आपने कार्यवाही कर दी। तो कभी भी कोई भी कार्यवाही, कोई भी पूर्वधारणा, कोई भी अनुमान या तर्क, जो भी कथन में निष्कर्ष के अलावा कुछ भी है, वो अनुसरण नहीं करेगा। निष्कर्ष का मतलब 100% कथन से आना चाहिए। 8वां पॉइंट, कहावतें। कोई भी कहावत लिखी गई है तो उसे अनुसरण किया जाता है, जैसे जैसे को तैसा, या कुछ भी, जो भी अगर कहावत लिखी हुई तो उसको आप सच मान के उसको अनुसरण करते हैं। तीसरी चीज, सलाह। कोई भी आपका बड़ा बुजुर्ग, आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादी अम्मा जैसे कोई सलाह दे रहे हैं आपको, तो वो आपकी अनुसरण करेगी। लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी सलाह दे रहा है, ऐसे कुछ भी बोल रहा है, तो वो सलाह, जैसे किसी ने बोला कुएं में कूद जाओ कुएं में कूद जाओ जॉब लग जाएगी, तो ये फालतू की सलाह हो गई, तो कूद जाओ, पहले तो कूद के दिखा, तेल लगे तो मैं कूद जाऊंगा, हाँ, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ कि आप अगर किसी को सलाह दे रहे हो बेतुकी, जिसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है, तो वो अनुसरण नहीं करेगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी सलाह दे रहे हो जो पहले अनुभव के आधार पर सलाह दे रहे हो, तो वो अनुसरण करेगी। फॉर एग्जाम्पल, दादी माँ ने कहा कि खांसी हो रही है, तो बेटा चाय में तुलसी जी के पत्ते, लौंग, इलायची डाल के आप पी लो, तो आपका गला सही हो जाएगा, खांसी सही हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक्सपीरियंस के आधार पर सलाह हो गई, आपके बड़े ने आपको सलाह दी है, तो ये अनुसरण करेगी। तथ्य, कोई भी तथ्य दिया हुआ है या फिर विज्ञापन, कोई भी एड दिया हुआ है, तो वो भी फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। पूरक जोड़े। अब पूरक जोड़े क्या होते हैं, जैसे कि मैंने सुलोचन चैप्टर 20 से पिछला वाला कराया था, न्याय तथा निगमन, तो उसमें बताया था या तो एक या दो, कि अगर कभी भी एक चीज पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो दोनों गलत है, मतलब कोई भी किसी एक में कभी या तो ये सही है या ये सही है। तो कभी भी अगर पूरक जोड़े होंगे तो आपको या तो दोनों अनुसरण करते हैं, है ना, आपको अगर दोनों सही है, आपको दोनों गलत लगते नहीं। अगर कभी भी पूरक जोड़े होंगे, मतलब एक में बोल रहा है कि राम खाना खाता है, एक में बोल रहा है राम खाना नहीं खाता है, तो आपको पता है या तो राम खाना खाता होगा या राम खाना नहीं खाता होगा, दोनों में से एक बात तो होगी ना। तो दोनों में से एक बात अगर होगी, जैसे कि बॉस ने आदेश दिया कि कल मैं अपने कंपनी के आधे कर्मचारियों को जॉब से निकाल दूं, जो मेरी बात नहीं मानी। अब पहला निष्कर्ष दिया कि अगले दिन बॉस आधे कर्मचारियों को निकाल देगा, और दूसरा निष्कर्ष दिया अगले दिन जॉब आधे कर्मचारियों को नहीं निकालेगा, उन्हें माफ कर देगा। तो आपको पता है कि अगर वो सॉरी बोलेंगे तो उन्हें नहीं निकालेगा, माफ कर देगा, और सॉरी नहीं बोलेंगे तो निकाल। दोनों में से एक बात तो पक्का होनी है कि या तो वो निकालेगा या वो नहीं निकालेगा, दोनों में से एक चीज तो कंफर्म होनी है, लेकिन आपको पता नहीं क्या होगा। तो निष्कर्ष क्या है, पूरक जोड़े अगर होंगे तो आपको पता है निष्कर्ष तो निकल के आ रहा है कि दोनों में से एक चीज तो होनी है, तो निकालेगा नहीं निकालेगा। लेकिन ये पूरक जोड़े, तो पूरक जोड़े का मतलब कि एक में वो चीज सही हो रही हो, एक में दूसरी चीज वो गलत हो रही हो, लेकिन सेम हो। तो अगर कभी भी एक ही बात को नेगेटिव और पॉजिटिव वे में बोला जाएगा तो पूरक जोड़े कहलाते हैं, और पूरक जोड़े जब भी होंगे तो आपका आंसर होगा या तो एक या दो। और लास्ट पॉइंट है 100%। 100% मतलब 10 पॉइंट पूरे हैं ये, बस ये 10 पॉइंट याद रखना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 10वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, कि कभी भी कथन में जो दिया गया है निष्कर्ष हमेशा 100% उसमें से आना चाहिए। 1% भी कम होगा या 1% भी ज्यादा होगा तो काम नहीं चलेगा। 100% कथन से ही निकाल के आप निष्कर्ष बता सकते हो, अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ सकते, जो कि मैंने ऊपर बताया। तो ये 10 पॉइंट है छोटे मोटे, जो मैंने आपके लिख के रख रखे थे अपने सबको समझाने के लिए, जो मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं बुक पर। तो अरिहंत आर्केजा की जो बुक है उसका चैप्टर आपको कराने वाला हूं, और आज सारे एग्जांपल्स करा दूंगा, कल से मैं आपके क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगा, आज क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। जितने भी एग्जांपल हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे वो आज करेंगे, और फिर जो निष्कर्ष है, कथन निष्कर्ष, जो एक्सरसाइज शुरू करूंगा वो कल शुरू करूंगा। समझा मैंने आज सारा आपको दिया है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कथन साइड में दिखेगा, इधर मैं आपको सॉल्व करूंगा। जल्दी से मैं ये रफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए आगे चेक करने। तो अब आपने ये चीज तो समझ ली कि अनुसरण करता है, फॉलो करता है, और तीसरी चीज क्या क्या पॉइंट है, 10 पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लेना, इन्हें कॉपी में लिख लेना। ये आपको 10 के 10 पॉइंट शायद किसी किताब में भी ना मिले, है ना, क्योंकि ये अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, तो उनसे जो निचोड़ निकला, जो मुझे समझ में आया कि जरूरत है आपको बताने की, जिससे आपको आसानी हो सकती है, वो मैंने लिखे। किसी एक किताब के नहीं, तो आप नोट कर लो, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास और भी बहुत सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ रीजनिंग पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी, इसलिए आपको निचोड़ दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। तो कथन क्या है बेटा, ये दिख रहा है आपको। कथन में बोला गया है प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश की एक प्रमुख समस्या है। जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है।
अब समझिए, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक मतलब जो पहाड़ हो गए, जो भी चीजें, पेड़ पौधे जो प्राकृतिक स्रोत है, वो कमी एक्स देश की प्रमुख समस्या, मतलब एक एक्स नाम का एक देश है जिसमें बहुत बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक स्रोत वहां पे नहीं है। और उसका कारण क्या है कि जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है, कि जनसंख्या तो इतनी बढ़ती जा रही है, वो एक कारण है इस चीज का। ये ऐसा उसने बोला। अब निष्कर्ष दिए दो। पहला, पुनर्नवीकरण ऊर्जा जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र समाधान है। अब देखो, पुनर्नवीकरण के बारे में कथन में कुछ भी नहीं बोला गया। अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आप पहला निष्कर्ष देखते गलत कर दो। क्यों? क्योंकि एकमात्र बोल देगा, ध्यान रखना, कभी भी बोलेगा एक कारण है, एक तरीका है, तो वो माना जाएगा। एकमात्र बोल देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का एक ही तरीका नहीं होता, और भी तरीके हो सकते हैं। क्योंकि इस शब्द में एकमात्र आ गया, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ऐसे बताता चलूंगा, तर्क में भी आ सकता। जब भी एकमात्र शब्द आया था उसके गलत होने की संभावना 99% हो जाती है, क्योंकि इसमें एकमात्र आ गया कि एकमात्र समाधान है, तो समाधान और भी बहुत हो सकते हैं, एकमात्र समाधान नहीं है, फिर पहला वाला गलत। दूसरा बोला, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बोझ का मतलब क्या है। आपसे बोला गया था प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश की एक प्रमुख समस्या है, और जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण। तो जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है, ये आप नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट को प्राकृतिक स्रोतों की कमी का एक कारण माना गया। अगर उसका एक कारण है कि प्राकृतिक स्रोत नहीं है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये बोझ नहीं हुआ, है ना। इससे कहीं भी ये निकल के नहीं आ रहा कि प्राकृतिक स्रोतों पर बोझ है। अगर बहुत होता, उस पर जनसंख्या ज्यादा होती, इस वजह से कम हो रहा होता, ऐसा कथन में कुछ बोला नहीं है, तो बोझ की बात कहीं भी नहीं आई, इसलिए दूसरा वाला भी गलत। आपका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट कथन साइड में आपको दिख रहा है, कथन है सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। अब ये कहावत हो गई, मैंने आपको कहावत बताई थी, सही हुई। सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि कहावत है मरी हुई मछली। इसको आप ये मत समझना कि मछली की बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ बात ये चल रही है कि वो मनुष्य जो अपने बुद्धि से कोई भी काम नहीं कर रहा, जो उसको कह दिया जा रहा है, जो भेड़ चाल में चल रहा है, कि जिसको कुछ नॉलेज नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना, जहां लोग जा रहे हैं वहां पीछे पीछे जाया जा रहा है, तो सिर्फ मरी हुई मछली भाव के साथ जाती है। इसका तात्पर्य ये निकल के आता है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्या कि वो लोग जो अपना दिमाग लगाते ही नहीं, जो लोग कर रहे हैं वही मैं करूंगा, जो दूसरा कर रहा है वही मैं करूंगा, बिना सोचे समझे कि मुझे पुलिस की तैयारी करनी थी, पुलिस में जाने का मन है, लेकिन मेरा दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहा है, मैं एसएससी में घुस गया। तो ये क्या हो गया कि जिसको अकल नहीं है, जो बिना किसी के दूसरे के पास चल रहा है, वो ही भाव के साथ जाता है। सिर्फ मरी हुई मछलियां, यानी कि जिसमें ताकत है, वो ऐसी भाव के साथ नहीं जाएगी, वो उसको पार करके चली जाएगी, नदी के विपरीत दिशा में चलेगी। अगर उसको जाना है, उसको वहां जाना सही है, तो वहां जाएगी। नदी की दिशा में कौन जाएगा? जिसमें कोई अकल खुद की समझ नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो जहां पानी जाएगा ले जाएगा, वहां चली जाएगी। तो ये बात वो कहना चाह रहा है, जो आपको समझनी पड़ेगी, कथन में लिखी हुई नहीं। निष्कर्ष क्या बोला? जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। तो देखो, जीवित मछली के बारे में आप कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें बोला भी नहीं है, मछली का कोई लेना देना है ही नहीं। इस कथन का मतलब समझना है कि जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी, ये आप नहीं बोल सकते। कैसे पता? क्या पता चली जाए, क्यों नहीं जाएगी? कहीं लिखा है कथन में ऐसा नहीं जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं लिखा। अब आपके कुछ के दिमाग में आता है कि सर साफ साफ लिखा हुआ है ना कि सिर्फ मरी हुई मछलियां भाव के साथ जाएंगी, इसका मतलब कि जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी, इसका मतलब ये तो हुआ सर। तो बेटा ये चलो आप मान सकते हो कि ये हुआ, लेकिन ये कथन में नहीं है, ये आपने सोचा, ये अनुमान तो हो सकता है। यहाँ मरी हुई मछली के बारे में बात चल रही है, तो आप मरी हुई मछली के बारे में ही बताओगे, अपने मन से कुछ नहीं सोचोगे, मैंने पहले ही बताया था। अगर ये पूर्व अनुमान होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि ये निष्कर्ष है, इसलिए आप जीवित मछलियों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, चाहे कथन में कुछ भी लिखा हुआ हो। तो इसलिए पहला वाला गलत। दूसरे वाले में क्या बोला? दूसरे वाले में बेटा इसने बोला कि किसी व्यक्ति को खुद सोचकर निर्णय लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? मैंने आपको बताया कथन क्या था। कथन था कि केवल मरी हुई मछलियां ही भाव के साथ जाती हैं, अर्थात वो व्यक्ति जिसमें खुद का ज्ञान नहीं है वही दूसरों की बात सुनता है। और निष्कर्ष कर दिया है किसी व्यक्ति को खुद सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसका मतलब ये सही है कि इंसान को खुद सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, बहाव के साथ, मरे हुए के साथ, जैसे मरी हुई मछलियां हैं उनके समान नहीं जाना चाहिए, अपने सोच समझ कर निर्णय चाहिए। तो इस कथन का यही तात्पर्य निकल के आ रहा है, तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप सोचे कि मैं ऐसे कर लूं तो ऐसे नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे तो आंसर गलत कर दोगे, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन बोला कक्षा में लड़कियों का समूह बुद्धिमान है। समूह मतलब एक ग्रुप। अब वो एक ग्रुप हो सकता है, कक्षा में बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं लड़कियों के, तो कक्षा में एक ग्रुप है लड़कियों का जो क्या है, बुद्धिमान है, आपने समझ लिया। अब
पहला बोला कक्षा में कोई लड़का नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बता सकते हो कि कक्षा में कोई लड़का है या नहीं है? बोले नहीं सर, ये तो मैं नहीं बता सकता कि कक्षा में कोई लड़का है या नहीं है। क्यों? मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि लड़कियों की बात चली तो लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों का समूह बुद्धिमान है। अब लड़के हैं या नहीं आपको क्या पता? आपको नहीं पता, है ना। लड़कियों का एक समूह है लेकिन उसमें लड़के हो भी सकते हो नहीं भी, तो आपको नहीं पता। नहीं पता तो पहला वाला गलत। और दूसरा, कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा। कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही? क्योंकि आपसे बोला गया है लड़कियों का समूह बुद्धिमान है। लड़कियों का एक समूह है छोटा सा, है ना। समूह का मतलब एक ग्रुप, तो इसका मतलब ये तो कहीं नहीं होगा कि सारी लड़कियां बुद्धिमान है। लड़कियों का एक समूह बुद्धिमान है, इससे ये निष्कर्ष कहीं निकल के नहीं आता कि सभी लड़कियां बुद्धिमान है। कुछ लड़कियां हो सकती है जो बुद्धिमान ना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कक्षा की कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, कक्षा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला। अब आप कहोगे सर आप ये तो आप मान रहे हो, ये तो पूर्व धारणा हो गई। नहीं बेटा, मैं मान नहीं रहा। उसने एक कथन में बोला है कक्षा में लड़कियों का समूह बुद्धिमान है, सभी लड़कियों की बात नहीं करी। तो कक्षा में एक कक्षा की बात चल रही, इसमें लड़कियों का समूह बुद्धिमान है, यानी कि जो बाकी के लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने लड़कियों का समूह स्पेशली बोला समूह। तो क्योंकि समूह बोल दिया, अगर वो बोलता कक्षा में लड़कियां बुद्धिमान है तो आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि उसने बोला कक्षा का एक समूह बुद्धिमान है, इसका मतलब कि जो बाकी के बुद्धिमान नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आपका आंसर जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डन। चौथा क्वेश्चन, कथन है उस बेकरी के ज्यादातर केक महंगे हैं, और अब 4 निष्कर्ष दिए, उनमें से कोई एक सही होगा, कौन सा सही आपको बताना है। अब देखिए, एक बेकरी है, उसके ज्यादातर केक क्या है? महंगे हैं। अब पहला निष्कर्ष क्या है? उस बेकरी में कोई सस्ता केक नहीं है। गलत हो गया। क्यों? ज्यादातर केक महंगे, सारे महंगे नहीं बोला, तो कोई सस्ता केक हो सकता है, इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, उस बेकरी के सभी केक महंगे, गलत हो गया। क्यों? ज्यादातर केक महंगे, सभी नहीं बोला, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा, उस बेकरी में सस्ते केक भी हैं, सही। क्यों? उसने बोला ज्यादातर केक महंगे हैं। ज्यादातर केक महंगे मतलब बाकी जो कुछ है वो सस्ते हैं। इससे आपको साफ साफ निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है कि ज्यादातर केक महंगे हैं मेरी दुकान। मैं बोल रहा हूं मेरे YouTube की वीडियोस जो है सारे के सारी ज्यादातर वीडियोस अच्छी हैं, तो इसका साफ साफ निकल के मतलब आ सकता है, कुछ हो सकता है कुछ वीडियो अच्छी ना हो। तो अगर वो बंदा बोल रहा है कि मेरे ज्यादातर केक अच्छे हैं, मेरे क्लास में ज्यादातर केक, मेरी बेकरी में ज्यादातर केक महंगे हैं, इसका मतलब यह है कि कुछ केक ऐसे हैं जो महंगे नहीं है, यानी कि सस्ते केक भी हैं। तीसरा वाला सही। चौथा गलत क्यों हुआ? उसने बोला उस बेकरी में प्लम केक महंगे। देखो प्लम की तो बात ही नहीं हुई, प्लम एक फ्लेवर होता है ना, तो प्लम की तो बात ही नहीं हुई, मतलब ये तो आप कह ही नहीं सकते, फ्लेवर की तो बात कहीं चल नहीं है। चौथा वाला भी गलत। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। डन। पांचवा क्या बेटा? पांचवे में बोला है छात्रों के अतिरिक्त दूसरा कोई क्लब का सदस्य नहीं है, यानी कि सिर्फ छात्र हैं जो क्लब के सदस्य हैं। दूसरा कथन बोला क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, यानी कि कुछ मर्द ऐसे हैं, क्योंकि सिर्फ छात्र हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है। तीसरा, सभी विवाहित डांस के लिए निमंत्रित हैं, यानी कि जो भी मैरिड हैं वो डांस करने आ सकते हैं, ये उसने कथन बोले। अब कौन सा निष्कर्ष बता सकते हैं, आपको बताना। पहला, सभी छात्र डांस के लिए निमंत्रित हैं, गलत, क्योंकि उसने साफ साफ बोला जो विवाहित है वो, तो सभी छात्र तो नहीं जा सकते, वो छात्र जाएंगे जो विवाहित है, पहला वाला गलत। दूसरा, क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित, बिल्कुल सही, क्योंकि उसने बोला छात्र के अधिक क्लब का कोई सदस्य है नहीं, क्लब के कुछ सदस्य हैं जो विवाहित हैं और सभी विवाहित डांस के लिए आवित है, यानी कि क्लब के सभी विवाहित छात्र क्या है डांस के लिए निमंत्रित में, दूसरा वाला सही हो गया। तीसरा क्या था? क्लब के सभी सदस्य विवाहित है, गलत, उसने बोला है क्लब के कुछ सदस्य विवाहित हैं, सभी की बात नहीं चल रही, तो सभी नहीं है, इसलिए तीसरा वाला भी गलत। और चौथा बोला ग्रुप में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि दूसरा वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि क्लब के सभी विवाहित छात्र डांस के लिए निमंत्रित है, ये बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है आज की क्लास का, फिर कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कथन निष्कर्ष के। आखिरी क्वेश्चन आप देख लीजिए एग्जांपल्स का, आई होप आपकी समझ में आया हो, और थोड़ी प्रैक्टिस आप करेंगे अपने आप, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मुझे भेजेंगे, ठीक। देखिएगा छठा क्या है, आपको बताना उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन है प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, मतलब जितने भी पुस्तकालय उनमें पुस्तकें तो बुक है, सिंपल सा मैटर। पहला निष्कर्ष बोला कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं। अब देखो, कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते हैं, आप नहीं बता सकते, पहला वाला गलत, क्यों? पाठक के बारे में बात ही नहीं चल रही। दूसरा, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है, ये भी आप नहीं बता सकते, केवल पुस्तकालय में ये कोई जरूरी कोई है, घरों में भी हो सकती है लोगों के, हर पुस्तकालय में किताबें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं, कहीं और भी हो सकती है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत। तीसरा, पुस्तकालय
केवल पुस्तकों के लिए है, गलत हो गया। केवल आ गया शब्द, केवल एकमात्र आया था तो गलत हो जाता है ना। केवल पुस्तकों के लिए गलत हो गया। चौथा, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, चौथा सही। क्यों? उसने बोला था प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक, यानी कि हर पुस्तकालय में क्या है, पुस्तकें हैं, हर लाइब्रेरी में बुक्स हैं। उसने क्या बोला है, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है, कोई भी ऐसी लाइब्रेरी जिसमें बुक ना हो। वही तो वो बोल रहा है कि हर पुस्तकालय में बुक है, यानी कि ऐसा कोई भी पुस्तकालय जिसमें बुक नहीं हो। तो ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। और पांचवा तो अप्रोच में कोई नहीं, वो गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया कि पुस्तकालय, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, सब में पुस्तकें हैं। चौथा वाला सही हो गया। क्लियर? एग्जाम्पल्स आपके सारे खत्म कर दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। रोज रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है, कल भी मिलेगी, जिसमें पूरी किताब के क्वेश्चंस कराऊंगा। आज सारे मैंने क्या कराए हैं, आज मैंने सारे आपको एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए और कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो कल बार बार कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दिया है, कल डायरेक्टली क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये वीडियो देखना, जो बच्चे कल जुड़ेंगे उनसे भी कहना ये वीडियो देखें, पुरानी वीडियो देखना आवश्यक है। और इससे पहले एक पार्ट और डाला है जिसमें सारे चैप्टर समझाए हैं, निष्कर्ष, तर्क, उदाहरण है, वो आप जरूर देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए जब मैं बाकी चैप्टर्स करूं। क्लियर? तो ये साइड में बाकी मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सब दिख रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो ताकि आपको जो भी आप यूज करते हो, मैं क्योंकि इंस्टा पे भी वीडियो बना के डालता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे लिंक भेजता हूँ, क्वेश्चन भेजता हूँ इंपॉर्टेंट। तो हर चीज जो भी यहाँ मैंने लिखी है वो आपके काम की है। तो आप लोग ज्वाइन करो ज्यादा से ज्यादा, और कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कहीं भी सेंड कर सकते हो, जितने आपको यहाँ दिखाई दे। क्लियर? तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, इसे साइड डाल देते हैं, कल मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन कह रहा हूँ, प्लीज उसको शेयर जरूर करें। लाइक कमेंट अच्छा लगे तो करना, ना लगे तो मत करना, लेकिन शेयर जरूर करना ताकि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंच सके जो पढ़ना चाहता है और किसी कारण नहीं पढ़ पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कल रात 8 बजे आना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।